हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है वो इसी चीज़ का रहता है कि कौन सा स्टॉक कब हमें बेचना चाहिए, किसको हम शॉर्ट टर्म में बेचें, किसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें, किसी को बेचें या ना बेचें। अगर नहीं बेचते हैं तो वो स्टॉक गिर करके नीचे चला जाता है। जो हमारा 50% प्रॉफिट दिखा रहा होता था वो अब 10% प्रॉफिट दिखा रहा होता है। अगर जो 10% प्रॉफिट दिखा रहा होता था वो अब रेड में चला जाता है। तो कौन से स्टॉक को कब बेचें, कब नहीं बेचें, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और बाइंग करना तो सारे लोग सीख जाते हैं, लेकिन सेल करना ना तो कोई सीख पाता है, और इसीलिए नहीं सीख पाता है क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं है। और सिखाने वाले क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये है एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक और इसको सिखाना थोड़ा सा होता है मुश्किल। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये जो सामने दिख रहा है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस चीज को सिखाने वाला हूं कि कब आपको कौन सा स्टॉक बेचना है, कौन सा स्टॉक नहीं बेचना है, एग्जैक्टली कैसे काम करना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। और इस स्ट्रेटजी को मैं नाम देता हूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रेटजी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रेटजी आप लिख लेना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रेटजी। ये इससे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रेटजी मैं क्यों बोलता हूं इसको, क्योंकि आपके सामने ये आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। अब दोस्तों, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रेटजी, इसको मैंने नाम दिया है, ऐसा कुछ भी आपको कहीं पे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको गूगल करने पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये चीज मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाई है और ये मेरा समझाने का तरीका है आप लोगों को, कि जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए और आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि कैसे स्टॉक्स में किस तरीके से काम करना है। इस स्ट्रेटजी को जानने के लिए वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में मिस नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और अगर बीच में आपने कहीं मिस कर दिया तो हो सकता है आपको छोटी छोटी बातें मिस कर दें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसको गूगल वगैरह करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, आपको इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेने हैं, जैसे कि मैंने ये बना लिया है। सबसे बीच में आपको दिख रहा होगा, सबसे जो छोटा सर्कल है वो है व्हाइट कलर का। उसके बाहर आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर का सर्कल है, उसके बाहर ये येलो कलर का सर्कल है, और उसके बाहर आपको ये रेड कलर का सर्कल देखने को मिल रहा होगा। जो बीच में सबसे इनर मोस्ट सर्कल है उसको नाम दिया है मैंने कोर पोर्टफोलियो स्टॉक। इसके अंदर आपके आएंगे सारे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स कौन से होते हैं? ऐसे स्टॉक्स जिनको आप बाय एंड फॉरगेट करेंगे। इसके अंदर आएंगे वो स्टॉक्स जिनको आप बाय एंड फॉरगेट करने वाले हैं। अब इसमें किस तरीके के स्टॉक्स आ सकते हैं? इसमें स्टॉक्स आ सकते हैं जैसे कि टाइटन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल्दो सबके कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स डिफरेंट होंगे। हो सकता है आप टाइटन में बुलिश ना हो सकता है आप किसी और स्टॉक में बुलिश हो, और कोई बंदा हो सकता है किसी और स्टॉक में बुलिश हो। मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके के स्टॉक्स इस इनर मोस्ट सर्कल में आ सकते हैं, जो कि कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। इसके अंदर आ सकते हैं टाइटन जैसे स्टॉक्स, इसके अंदर आ सकते हैं बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, इसके अंदर आ सकते हैं एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक। इस तरीके के स्टॉक्स इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कि सालों साल से चलते आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक टाइप के स्टॉक्स, कोटक बैंक टाइप के स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक्स जिनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और जिनके ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा है। इस तरीके के स्टॉक्स को आपको इस कोर पोर्टफोलियो वाले सर्कल में डालना है। इस सर्कल में डालने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये स्टॉक्स मेरे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, और आप लोगों ने जब उन स्टॉक्स को इस सर्कल के अंदर डाल दिया, तो उनमें आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही नहीं है। चाहे वो गिरें, चाहे वो भागें, चाहे वो नहीं गिरें, चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट में क्रैश आए, चाहे कहीं पे कुछ भी आ रहा हो, आपको इन कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स को छेड़ना ही नहीं है। इसीलिए डिसाइड करने से पहले कि कौन सा स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो वाले सर्कल में जाएगा, अपनी सारी ड्यू डिलिजेंस कर लें। जितनी पढ़ाई करनी है इस सर्कल में स्टॉक को डालने से पहले करनी है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरा कोर पोर्टफोलियो स्टॉक होने वाला है, फिर आपको उसमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, ना ही उसके रिटर्न्स को ट्रैक करना है। आपको ये सब कुछ नहीं देखना है। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। आपको रोज रोज उसके रिटर्न्स को ट्रैक नहीं करना है कि ये कल तो 10% प्लस में था, आज 10% माइनस में हो गया। ये सारी चीजें नहीं देखनी है। लेकिन क्या इसमें कुछ भी नहीं करना है? हमें बिल्कुल करना है। क्या करना है? बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। भाई, कभी भी मार्केट में ऐसा तो होता नहीं है कि आज ही आपके पास सारा का सारा पैसा है, आज ही सारा का सारा कोर पोर्टफोलियो बना लोगे और आगे चल के कुछ नहीं करोगे। हमारे पास पैसा आता जाता है, हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीदते जाते हैं, क्योंकि सारा पैसा पूरी जिंदगी भर का
पैसा आज तो हमारे पास है नहीं, कभी पैसा आता रहेगा, हम धीरे धीरे खरीदते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो आपको अपने पास पैसा रखना है और कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बाइंग के मौके ढूंढते रहना है। जब भी मार्केट में कोई क्रैश आ रहा है, कोई बैड न्यूज़ आ गई किसी स्टॉक से स्पेसिफिक जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को अफेक्ट नहीं करती है, जैसे कि कोविड की वेव आ गई सपोज करिए, और कोई ट्रैवल से रिलेटेड स्टॉक है जो आपने कोर पोर्टफोलियो में डाल रखा है, जैसे कि उसका एक एग्जांपल हो सकता है वीआईपी इंडस्ट्रीज, और सपोज करिए वो गिर जाता है, तो वहां पे आपने बाइंग कर ली। बाइंग करने के बाद अगर वो स्टॉक भाग गया या मार्केट भाग गई, क्योंकि कोविड की वेव चली जाएगी, वीआईपी आपने लेकर के रख लिया, अब चलने दीजिए, आपको वीआईपी को छेड़ना नहीं है। फिर से मार्केट में कोई क्रैश आता है या फिर से वीआईपी इंडस्ट्रीज में कुछ इस तरीके की स्टेक सेल की न्यूज़ आती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसके उसके फंडामेंटल्स पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर से आप उसमें एक बाइंग का मौका ढूंढेंगे और कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में उनके शेयर्स को टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे, जब भी आपके पास पैसा आता चला जाएगा। तो ये करना है आपको इनर मोस्ट सर्कल वाले स्टॉक्स के लिए, इन स्टॉक्स के लिए आपको ये करना है। उसके बाद हम उसके बाहर वाले सर्कल में आ जाते हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। इसको मैंने नाम दिया है मौके पे चौका। इसको मैंने मौके पे चौका इसलिए नाम दिया है दोस्तों, क्योंकि आपको इसमें लगाना है मौके पे चौका। और इसमें किस तरीके के स्टॉक्स आएंगे जिनको आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक्स का मतलब क्या है कि ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं है। बेसिकली इसका मतलब है कि ये बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स नहीं हैं। ब्लू कलर में बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स नहीं हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, जो कि शानदार हैं और सारी तरीके से अच्छे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम है। और इन स्टॉक्स में अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है भी तो हाई है, लेकिन इस तरीके से हाई नहीं है कि आप उनको बाय एंड फॉरगेट कर सकें। इस तरीके के स्टॉक्स आप इस सर्कल में डाल सकते हैं। अब उसके एग्जांपल्स क्या होंगे जो स्टॉक्स इस ब्लू सर्कल में आ सकते हैं? उसमें आ सकता है आपका IRCTC। ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब IRCTC में क्या लॉजिक हो सकता है इस सर्कल में डालने के लिए? IRCTC में ये लॉजिक हो सकता है कि देखिए भाई, स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट मोनोपोली वाला बिजनेस है, बहुत ही शानदार है, लेकिन अल्टीमेटली है तो एक PSU स्टॉक ही, जिसमें कभी भी गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसी चेंज हो सकती है। कभी भी जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो कह सकती है कि जैसे कि पहले न्यूज़ आई थी कि हमारे साथ रेवेन्यू को शेयर करना पड़ेगा। कभी भी गवर्नमेंट की कुछ भी चीज़ आ सकती है। कभी भी इसमें OFS आ जाता है नीचे के प्राइस पे, जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। कभी भी इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस अच्छे स्टॉक के होने के बावजूद इसमें थोड़ा सा बाय एंड फॉरगेट करने में डर लगता है, क्योंकि 10-15 साल बाद गवर्नमेंट IRCTC के साथ क्या करेगी ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से IRCTC को इस कोर पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी जा सकती है। ये लॉजिक हो सकता है किसी भी बंदे का IRCTC के लिए। सो इसको आप ब्लू वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं, मौके पे चौका। IRCTC गिरा, सपोज करिए अभी आपको 600 के आसपास मिल जाता है, आपने इसको खरीद लिया, और जब भी आपको इसमें मौका मिल जाएगा प्रॉफिट बुकिंग का, सपोज करिए कभी भी आपको दिखा कि 700 पे पहुंच गए, आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो इसमें आप मौके की तलाश में रहेंगे। अब ये मौके की तलाश जो है ये कभी भी खत्म हो सकती है। हो सकता है मौका आपको 1 महीने में मिल जाए, ज़्यादा चांसेस हैं कि 6 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा। आप इतने टाइम में जितने भी रिटर्न्स आप उस पर्टिकुलर स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतने रिटर्न्स को बुक करके उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर से वेट करेंगे कि वो स्टॉक नीचे आएगा तो आप उसमें फिर से मौके पे चौका लगाएंगे। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मौके पे चौका वाले सर्कल में हमें स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ना है। मौका आएगा तभी हम मौके पे चौका लगाएंगे, मौका नहीं आएगा तो किसी और स्टॉक में लगाएंगे। इस तरीके का एग्जाम्पल IRCTC जैसा मौके पे चौका वाले सर्कल में हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं मौके पे चौका वाले सर्कल के लिए, तो इसमें हो सकता है नौकरी आप डाल लें। अब नौकरी सपोज करिए कि अच्छा स्टॉक है, आप लोगों को अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया है, फंडामेंटली भी अच्छा है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को लग सकता है कि यार नौकरी जो है स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और स्टार्टअप्स क्या है, थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आजकल वैसे ही स्टार्टअप्स की हालत ख़राब चल रही है, तो मैं नौकरी को बाय एंड फॉरगेट करना पसंद नहीं करूँगा। सपोज करिए ऐसा कोई बोलता है, सो वो उस स्टॉक को, नौकरी को यहाँ पे मौके पे चौका वाले ब्लू सर्कल में डाल सकता है कि जब भी नीचे आया नौकरी को थोड़ा सा खरीद लिया, और कभी भी एक बार में नहीं खरीदना है, धीरे धीरे डिप्स में खरीदते गए, जब जब वो स्टॉक गिर रहा है और खरीद के उसको बैठ गए, और फिर उसमें बस मौके का वेट करना है कि कब आपको उसमें मौका मिलता है और कब आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरीके से आपको इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना है और मौके की तलाश में रहना है। सो इनके रिटर्न्स को आपको मॉनिटर करना है, लेकिन कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स के रिटर्न्स को आपको मॉनिटर नहीं करना है, और कभी भी वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी है। सो इस तरीके के एग्जांपल्स आ जाते हैं सेकंड सर्कल में। अब हम चलते हैं थर्ड सर्कल की तरफ। थर्ड सर्कल क्या कहता है? मुंह मीठा।
थर्ड सर्कल में दोस्तों आपके आएंगे शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स, पोजिशनल स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके थर्ड सर्कल में, जिसका नाम मैंने रखा है मुंह मीठा। अब मुंह मीठा मैंने इसीलिए रखा है दोस्तों, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं और या फिर किसी भी चीज़ में काम कर रहे होते हैं फॉर दैट मैटर लाइफ में, हमारा जो फोकस है, हमारा जो इंटरेस्ट है बाय नेचर तभी उसमें बनता है जब हमारा कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होता रहे, टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते रहें। और अगर हमें स्टॉक मार्केट में भी सक्सेसफुल रहना है, स्टॉक मार्केट को लगातार ट्रैक करते रहना है, उसमें इंटरेस्टेड बने रहना है, उसको ट्रैक करते रहना है, सो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारा टाइम टू टाइम वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मुंह मीठा होता रहे। मुंह मीठा होता रहेगा, हम मार्केट से टिके रहेंगे, हम मार्केट से टिके रहेंगे, मार्केट में टिके रहेंगे तो हम मार्केट में अच्छे होते रहेंगे। सो मार्केट में अच्छे होने के लिए मार्केट में टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में टाइम बिताने के लिए आपको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स मिलना भी ज़रूरी है। सो कोर पोर्टफोलियो तो आपके लिए वेल्थ जनरेशन का काम कर रहे हैं। ये मौके पे चौका वाले जो स्टॉक्स हैं, ये मौका जो है हो सकता है कभी कभी ना आए और कभी कभी जल्दी भी आ जाए, तो इसमें हो सकता है कि टाइम लग जाए। थर्ड सर्कल है वो सर्कल जिसमें आपको स्टॉक्स टाइम टू टाइम आपका मुंह मीठा कराते रहेंगे। आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को डाल सकते हैं। अब आप स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टाइल है। आप प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे करते हैं या टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स के बेसिस पे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके स्टाइल पे डिपेंड करती है। लेकिन इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को डाल सकते हैं। अगेन दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप इवन आप जब थर्ड सर्कल में काम कर रहे हैं तभी भी आप इसके अंदर कोई भी ऐसा खराब स्टॉक ना लें। हमेशा कोशिश करें कि थर्ड सर्कल में भी आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ ही काम करें। अब नो डाउट आपको वैसी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी जो कि वाइट कलर के सर्कल में मिली थी, लेकिन येलो सर्कल में भी क्वालिटी उतनी ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप्स, इस तरीके के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनको ना आप कोर पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं और ना ही ब्लू कलर के सर्कल में डालना चाहते हैं, तो थर्ड सर्कल आपका हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग वाला। सो इससे अभी तक हमारे पास क्या क्या हो चुका है दोस्तों, हमारे पास वेल्थ क्रिएशन के लिए कोर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऑलरेडी पड़े हैं। हमने थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोजीशंस ले रखी हैं। एक तरीके से ये मान लीजिए कि पोजीशंस ले रखी हैं, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पोजीशंस हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने टाइप की यहाँ पे पोजीशंस ले रखी हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें हम लगातार कुछ ना कुछ मुंह मीठा कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर करके 5-5% का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों की तो जो जर्नी है वो यहीं पर ख़त्म हो सकती है, थर्ड सर्कल पर ही ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनकी जर्नी यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है, और उनको मैं नाम देता हूं खतरों के खिलाड़ी। और खतरों के खिलाड़ी क्यों नाम दिया है मैंने इसको, क्योंकि फोर्थ सर्कल में आपके आते हैं वो स्टॉक्स जिसमें आप करते हैं मोमेंटम चेजिंग। अगर आप करते हैं तो मैं तो मोमेंटम चेजिंग प्रेफर नहीं करता हूं, ना ही मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आप मोमेंटम चेजिंग करते हैं तो वो फोर्थ सर्कल में आ जाएंगे और आप इसमें कुछ स्टॉक्स को डाल सकते हो जिसमें आप मोमेंटम चेजिंग कर रहे हो। अगर आपने मोमेंटम को चेज किया तो आप उसमें क्विक बक्स बना लोगे, 1 या 2 दिन में 5%, 6%, 7%, 10% बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आप रेड सर्कल में काम कर रहे हैं, अगर आप मोमेंटम को चेज कर रहे हैं, तो इसमें आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मोमेंटम चेजिंग में स्टॉप लॉस जरूरी है। वैसे तो मैं तो स्टॉप लॉस को प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मोमेंटम चेजिंग करता ही नहीं हूं। लेकिन अगर आप मोमेंटम चेजिंग कर रहे हैं, और मोमेंटम चेजिंग हमेशा होती है उसके ऑल टाइम हाइज पे, या अभी उसने कोई अपना रेजिस्टेंस तोड़ा होता है, इस तरीके से मोमेंटम चेजिंग आप कर रहे होते हो, तो बेसिकली बहुत हाई लेवल्स पे खरीद रहे होते हो। अगर वहां से स्टॉक गिरना चालू हो जाता है और अगर आप उससे निकलते नहीं हो, तो वो जो खतरों का खिलाड़ी है वो पहले आपके मुंह मीठा में आएगा, फिर मौके पे चौका पे आएगा, और वो अल्टीमेटली आपके कोर पोर्टफोलियो में घुस जाएगा। अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे आप उसको अननोइंगली पहले फोर्थ सर्कल से थर्ड सर्कल में ले आओगे, थर्ड सर्कल से सेकंड सर्कल में ले आओगे, और सेकंड सर्कल से फर्स्ट सर्कल में ला करके उसको पटक दोगे जहां पे उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो आप समझ रहे हैं, आप करने गए थे किसी में मोमेंटम चेजिंग, और क्योंकि आपका वो ट्रेड गलत हो गया, आपने उस स्टॉक को ला करके कोर पोर्टफोलियो वाले सर्कल में पटक दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। सो इसीलिए अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बाकी जो लोग सिर्फ येलो सर्कल तक काम कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस लगाने की उतनी जरूरत नहीं है, और वो बिना स्टॉप लॉस के भी अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि क्या कोई स्टॉक 2 सर्कल्स में हो सकता है। तो 2 सर्कल्स में दोस्तों एक स्टॉक हो सकता है, वो मैं बताता हूं आपको कैसे। वो इस तरीके से हो सकता है। सपोज करिए कोई स्टॉक है, वो इस तरीके से
वो ब्लू सर्कल में भी हो सकता है और वाइट सर्कल में भी हो सकता है। वो इस तरीके का सिनारियो कब बनेगा? इस तरीके का सिनारियो तब बनेगा, सपोज करिए आप इसमें टीसीएस खरीदने वाले थे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए, ठीक है? आप टीसीएस खरीदने वाले थे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए। स्टॉक गिर रहा था, मार्केट गिर रही थी, आप टीसीएस को डिप्स में बाय करे जा रहे थे, क्योंकि हमेशा स्टैगर्ड मैनर में बाय करना है, एक साथ लमसम पैसा नहीं लगाना है। आप इस तरीके से बाय कर रहे थे, स्टॉक फिर से थोड़ा सा चढ़ता है, फिर से गिरने लग जाता है, आप फिर से यहाँ पे बाय कर लेते हो। स्टॉक फिर से थोड़ा सा चढ़ता है, फिर से गिरता है, आप फिर से बाय कर लेते हो। आपने सोचा था कि मैं 3 डिप्स लगाऊंगा और मेरा टोटल पैसा टीसीएस में लग जाएगा, उसके बाद मैं डिप्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन स्टॉक जो है वहां से भी बाउंस बैक नहीं किया और इस तरीके से फिर से गिर गया और सपोज करिए थोड़ा सा ज्यादा गिर गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें चौथी डिप भी लगा सकते हो। ऑल्दो आपकी जो कैपेसिटी थी वो 3 डिप्स की ही थी, आपने जो पैसा सोचा था लगाने का टीसीएस में वो 3 डिप्स के लिए सोचा था, लेकिन जो आप ये चौथी डिप ले रहे हो वो इसीलिए ले रहे हो कि आपने अपने दिमाग में ये सोच रखा है कि ये जो मैं 4th डिप लगा रहा हूं ये मैं इस पार्ट के लिए लगा रहा हूं, इस 4th डिप को मैं इस ब्लू वाले सर्कल में डालूंगा। इस ब्लू वाले सर्कल में डालूंगा का क्या मतलब है कि ये जो मेरे 3 डिप्स हैं ये तो मेरे बाय एंड फॉरगेट वाले डिप्स हैं और ये मेरे वाइट सर्कल में कोर पोर्टफोलियो में जाएंगे। ये जो मैंने 4th डिप लगाई है ये मेरा जाएगा ब्लू सर्कल के अंदर और इसीलिए आपका जो टीसीएस है वो इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। वेट, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं तो मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं। लेट से मैंने ग्रीन कलर ले लिया है। सो आपका जो टीसीएस है वो इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें से जो व्हाइट के अंदर जो उसका शेयर है वो 3 डिप्स का है और जो ब्लू के अंदर शेयर है वो लास्ट डिप का है। सो इस लास्ट डिप में आपने जितने भी शेयर्स खरीदे थे टीसीएस के, आप उनको मान के चलेंगे कि वो ब्लू सर्कल को बिलोंग करते हैं। लेट से यहां पे 10 शेयर्स खरीदे थे तो आप इन 10 शेयर्स पे टीसीएस के पे आप मौका ढूंढेंगे कि जब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा आप इन 10 शेयर्स में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी इन तीनों डिप्स में जितने भी शेयर्स एक्यूमुलेट किए थे टीसीएस के वो आप व्हाइट सर्कल में डाल देंगे, अपने कोर पोर्टफोलियो में डाल देंगे। इस तरीके से भी आप बाइंग कर सकते हैं जिसमें आप मौके पे चौका और कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स दोनों को खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जब आपकी कैपेसिटी से जो स्टॉक है वो ज्यादा गिर गया है, आपकी नंबर ऑफ डिप्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, तो वहां पे आप 1-2 डिप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं जिससे कि आप मौके पे चौका लगा सकें। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली ये सिर्फ इसी सर्कल के लिए करना है क्योंकि ये सारे के सारे कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये सारे स्टॉक्स बहुत ही शानदार होंगे, तो आप ये चीज यहां पे कर सकते हैं। ये चीज आप यहां पे भी कर सकते हैं। कोई मौके पे चौका वाला स्टॉक आप ले रहे हैं और उसमें आपने 1 डिप एक्स्ट्रा लगा ली है तो उसमें आप मुंह मीठा जल्दी कर सकते हैं। सपोज करिए आपने आईआरसीटीसी लिया, यहाँ पे आपने आईआरसीटीसी लिया और आपने सोचा था कि मैं इसमें 1-2 साल में निकल जाऊंगा 25-30% के रिटर्न्स लेकर के, और आईआरसीटीसी इस तरीके से गिर रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को टीसीएस में बताया इस तरीके से गिरे जा रहा था। आपका 3 डिप्स की कैपेसिटी थी लेकिन आईआरसीटीसी ज्यादा गिर गया, तो आप चौथी डिप भी ले लोगे और आप कहोगे कि मैं ये जो चौथी डिप है ये मैं येलो सर्कल के लिए ले रहा हूं, तो ये जो 3 डिप्स थे पहले वाले ये तो मैं ब्लू सर्कल में डालूंगा, जिनको मैं 1-2 साल बाद 20-30-40% के रिटर्न्स के बाद बेचूंगा। लेकिन जो मैंने चौथी डिप में शेयर्स लिए हैं, लेट से 10 शेयर्स यहाँ पे लिए हैं, इनको मैं बहुत ही जल्दी मुंह मीठा कर लूंगा, यानी कि 5% के आसपास ही इन 10 शेयर्स में अपनी प्रॉफिट बुकिंग को कर लूंगा। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हो दोस्तों, और इस तरीके से आप जो किसी स्टॉक को एक से ज़्यादा सर्कल्स में भी डाल सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, आप लोगों को ये जो मेरी स्ट्रेटजी है ये कैसी लगी? आप लोगों को ये जो मेरा समझाने का तरीका है ये कैसा लगा? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि किस तरीके से आप अपने सारे के सारे स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हो विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड कि इस स्टॉक में मैं प्रॉफिट बुक करूं या ना करूं? ये स्टॉक अभी 50% रिटर्न्स दे रहा था, अब 30% रिटर्न्स दे रहा है। ये सारे डाउट्स आपको आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि भाई जो मेरे कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं वो मेरे कोर पोर्टफोलियो वाले हैं। वो चाहे 100% रिटर्न्स भी दे दें तभी भी मैं उनमें प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, चाहे 200% रिटर्न्स भी दे दें तभी भी मैं उनमें प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ले रखे हैं, उन्हें बाय एंड फॉरगेट कर देना है। रिटर्न्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी स्टॉक को बेचने का कि 200% रिटर्न्स दे दी हैं, 3 गुना पैसा कर दिया है, इससे ज्यादा क्या करेगा दोस्तों? कोई लिमिट नहीं है, ऊपर की साइड तो बिल्कुल भी कोई लिमिट नहीं है। देखिए कोई भी स्टॉक गिर तो सिर्फ 100% ही सकता है, लेकिन भाग वो कितना भी सकता है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती है। तो काफी लोग क्या करते हैं, 100% रिटर्न्स होते ही कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से सर्कल में उनका स्टॉक लाई करता है, लेकिन अगर वो स्टॉक उनके कोर पोर्टफोलियो में लाई करता है तो वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग वाली गलती नहीं करनी है। वहां पे सिर्फ
बाइंग के मौके ढूंढने हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का ये जो हमेशा से कंफ्यूजन रहता था ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ का डाउट रहता है, जिनको ये जो क्वेश्चन है हमेशा सताता रहता है कि कौन से स्टॉक में कब प्रॉफिट बुकिंग करें, शॉर्ट टर्म में किस में करें और लॉन्ग टर्म में किस में करें। उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके के स्टॉक्स इसमें आ सकते हैं जो कोर पोर्टफोलियो वर्दी हैं, तो कुछ नाम तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर बता दिए हैं। लेकिन कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप अपना 1 लाख का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वाइट सर्कल में आने का दावा रखते हैं, आने के दावेदार हैं। सो आप उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे इसमें व्हाइट सर्कल में डालने की कोशिश कर सकते हैं। सो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।